दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मौत से बचने के उपाय हम लोग खोज रहे हैं या मौत की तरफ लगातार भागते हुए कदम इस देश के सिस्टम का हिस्सा है। मौत से इस देश को कमाई भी हो जाती है और जिंदगी बचाने के लिए इस देश की सियासत अपने तरीके का ककहरा गढ़ती भी चली जाती है। आज बड़ी अजीबोगरीब त्रासदी के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, एक संवाद बना रहे हैं। सोचे नहीं थे कि कभी ऐसा वक्त आएगा जब हम आपसे इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस देश के भीतर में मुनाफे का मतलब दूसरे को मौत देना होता है और मौत भी जिंदगी के समानांतर इस देश के भीतर में चलती है। आपके जहन में यह बात आ रही होगी, दरअसल जिक्र वायरस का हो रहा है, लॉकडाउन का हो रहा है। लॉकडाउन के बाद खुलने वाली आर्थिक स्थितियों से भारत किस तरीके से जूझेगा, इसको लेकर हो रहा है। जी नहीं, आज तो जिक्र इस बात का हो रहा है कि दरअसल देश के उन हिस्सों में जो रेड जोन है वहां भी शराब की दुकान खुल गई। और हमने भी कभी इस रूप में अध्ययन नहीं किया था और जाना नहीं था कि इस देश के भीतर दवाइयों से ज्यादा शराब की दुकानें हैं। इस देश के भीतर सबसे ज्यादा लाइसेंस फीस कहीं से मिलती है सरकार को, तो वह शराब की दुकान बांटने को लेकर मिलती है। इस देश के भीतर किसी एक प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा राजस्व कमाई अगर होती है राज्यों की या केंद्र सरकार की, तो वह शराब बेचकर होती है। इस देश के भीतर सबसे ज्यादा मौत अगर होती है तो वजह शराब ही है। और देखिए, लॉकडाउन जारी है और इन सब के बीच जब यह ऐलान हुआ कि शहर शहर, नगर नगर, जिले जिले और राज्य राज्य या समूचे देश में अब शराब की दुकानें खुल जाएंगी, तो जिस तरीके की कतार नजर आने लगी उसमें एक बड़ा सवाल यह था, क्या इस देश के भीतर में मौत से किसी को डर नहीं लगता है या मौत शायद हर कोई अपनी हथेली पर लेकर चलता है। तो फिर किस बात का डर है? यह कौन सा वायरस है? इससे क्यों डराया जा रहा है? और अगर डराया जा रहा है और अगर यह डर है और अगर यह सच है, तो फिर लॉकडाउन के भीतर शराब की दुकान खोलने का मतलब क्या था? क्योंकि जहां भी दुकान खुली वहां पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है। इस तरीके से था, लगा जैसे कोई हाट खुल गया है। लोगों की कतार, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे मुंबई का इलाका हो, चाहे दूरस्थ आंध्र प्रदेश के किसी गांव का इलाका हो या केरल की दुकानें हो, कल्पना के परे है। एक खबर हमने पढ़ी थी अप्रैल के महीने में, जिस वक्त शराब की दुकानें बंद थी, केरल में 6 लोगों ने खुदकुशी कर ली थी। उम्र 40 बरस से कम थी, 18 से ज्यादा थी। इस देश में 18 के बाद लोग शराब पी सकते हैं। लेकिन आज इस बात का जिक्र हम आपसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो इस देश के भीतर का सच है वो बेहद डराने वाला है। किस लॉकडाउन का जिक्र हम कर रहे हैं, किस वायरस का जिक्र हम कर रहे हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिए। इस देश के भीतर में दवाइयों की दुकान के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो सिर्फ 10,000 हैं, लेकिन शराब बेचने के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तादाद 72,000 है। इस देश के भीतर में जो रिटेल फार्मेसी बेचे जाते हैं उनकी तादाद 1,25,000 है। शराब बेचने वाले रिटेल दुकानों की तादाद इस देश में 6,30,000 है। इस देश के भीतर में जो स्टॉकिस्ट हैं दवाई के, उनकी तादाद 65,000 है। इस देश में जो स्टॉक रखते हैं शराब के, उनकी तादाद 3.5 लाख है। इस समूचे देश में जो रजिस्टर्ड दुकान है दवाइयों की, उनकी तादाद लगभग 5,50,000 है। और इस देश के भीतर में रजिस्टर्ड तौर पर जो दुकानें हैं शराब की, जो विदेशी शराब बेचते हैं, जो देसी शराब बेचते हैं, जो बियर की दुकान खोले हुए हैं, उनकी तादाद 19,80,000। जी, यह इस देश की स्थिति है। इसके भीतर और अगर घुसिएगा तो आपको और शर्म आएगी, क्योंकि सारी कमाई क्या इस रूप में होती है? पूरे देश का एनालिसिस तो नहीं, इसके लिए हमने खास तौर पर दिल्ली से सटे हुए नोएडा के इलाके को लिया है। नोएडा के इलाके पर जाएं उससे पहले एक चीज जरा समझ लीजिए कि हम लोगों के लिए क्या प्राथमिकता है, जरूरतें क्या है, न्यूनतम जरूरत क्या है, सरकार उसे कैसे पूरा करेगी, कौन सा सिस्टम है। कुछ भी नहीं है इस देश के भीतर में। तभी तो बहस चल रही है कि जो माइग्रेंट मजदूर है, जो अपने घर पहुंचना चाहता है, उससे रेलवे किराया ले रही है। सरकार कुछ भी कहे, लेकिन सच यह है कि मुंबई के वसई से ट्रेन खुलती है कल के दिन और वो ट्रेन पहुंचती है गोरखपुर, उसको पहुंचना है, और
जो माइग्रेंट मजदूर है उससे लिया जाता है टिकट 740 रुपए, और जिनके पास टिकट नहीं है कुछ लोग उसको वहां ब्लैक भी करते हैं और लेते हैं 800 रुपए। सामान्य तौर पर अगर आप स्लीपर क्लास में सफर करते हैं, मुंबई से गोरखपुर तक काशी एक्सप्रेस में बैठते हैं, तो आपको पैसे देने होंगे 680 रुपए, और अगर आप गोरखपुर एक्सप्रेस सुपरफास्ट में बैठते हैं तो आपको लगेंगे 735 रुपए। यहां पर पता चल रहा है, जब आप अंदर घुस के बातचीत करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि कुछ भोजन दिया जा रहा है, उसका भी पैसा जोड़ दिया गया है। जो बाहर चेकिंग हो रही है, मास्क दिया जाता है, उसका भी पैसा जोड़ा गया है। कोई रियायत कहीं से नहीं। और जिस तरीके से रेलवे ने ही 151 करोड़ रुपए पीएम केयर में दिए हैं, उसकी अपनी कमाई साल भर की 250 करोड़ से ज्यादा की नहीं है, जो नेट प्रॉफिट रेलवे के पास आता है। 150 करोड़ 151 करोड़ शगुन के नाम पर 1 करोड़ यानी 151 करोड़ रुपए दे दिए गए। लेकिन रियायत देने के लिए देश के भीतर की स्थिति, अगर इस देश में 1000 ट्रेन एक साथ चले तो रेलवे पर बोझ पड़ेगा सिर्फ 100 करोड़ का, क्योंकि एक ट्रेन चलाने में मैक्सिमम खर्चा जो आता है वो 10 लाख रुपए का आता है। यानी आप 100 करोड़ खर्च करके इस देश में 1000 रेलगाड़ी एक दिन के लिए चला सकते हैं। लेकिन हमने 151 करोड़ रुपए पीएम केयर में डाले हैं। पीएम केयर इस बात की तकलीफ उठाने को तैयार नहीं है कि वह उन पैसे से माइग्रेंट मजदूरों को रियायत देते हुए घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा दे। लड़ाई इस बात की हो रही है कि स्टेट क्यों नहीं देता है पैसा, सेंटर कितना देगा पैसा, या सेंटर क्यों नहीं दे रहा है, स्टेट क्या पैसा देगा। लड़ाई इस बात की हो रही है। ये इस देश के नागरिकों का सवाल है, लेकिन गरीबों का सवाल उसके भीतर में नहीं समाता है। उसके भीतर जब आप और जाइएगा, और आप जरा समझने की कोशिश यह भी कर लीजिए, क्योंकि जब हम एक जिक्र सिर्फ नोएडा का करने वाले हैं, उससे पहले एक चीज और जानिए। इस देश के भीतर में जो भी कमाई होती है किसी भी राज्य को चलाने की, उसके हाथ पांव फूल गए हैं बीते 50 दिनों में। कमाई हो नहीं रही है क्योंकि ये देश सिर्फ टैक्स के पैसे से चलता है। टैक्स तभी होगा जिसको आप माल को खरीदेंगे। बाजार से अगर आप बिस्कुट खरीदते हैं, पेंसिल खरीदते हैं, शराब की बोतल खरीदते हैं, कॉपी किताब खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, सब में आपको टैक्स लगता है अलग अलग माध्यमों से, जिसका जिक्र इससे पहले के एपिसोड में हमने आपको बताया था। केंद्र सरकार कैसे चलती है। स्टेट के सामने नया संकट है कि उसके पास तो पैसा अब आ ही नहीं रहा है। अब वो क्या करेगी। और खुद हर स्टेट का एक ढांचा होता है कि राज्यों की कमाई कहां से होती है। राज्यों की कमाई उसके अपने टैक्स रेवेन्यू 46% रहता है। ये 46 टैक्स रेवेन्यू कहां से आता है। इस 46% को जब अलग अलग हिस्सों में आप बांटना शुरू कीजिएगा तो आपके सामने आएगा कि स्टेट जीएसटी जो होता है वो 39.9% है, जो बीते 40-45 दिनों में कितना हो गया है ये मानकर चलिए 80% तक नीचे आ गया है। डाटा देंगे आपको। जो वैट लगाया जाता है, और वैट मैक्सिमम पेट्रोल डीजल पे लगता है, ज्यादा कमाई उसी से आती है, वो तकरीबन 21.5% होता है राज्यों की कमाई का। जो एक्साइज लगाया जाता है, एक्साइज शराब से जुड़ा है, लीकर से जुड़ा है, जो कि लगभग 12% तक का होता है। जो प्रॉपर्टी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उससे राज्यों की कमाई उस टैक्स से होती है लगभग 11.2%। और जो गाड़ियां खरीदी बेची जाती है, जो टैक्स व्हीकल्स पे लगता है, उससे कमाई होती है 5.7%। और ये जो 46% इन सबको मिला दीजिएगा, इसकी स्थिति बिगड़ गई इस दौर में। राज्यों के ऊपर दबाव है कि वो पैसा लाए तो कहां से लाएं, क्योंकि जीएसटी का पैसा जो इससे पहले का था वह भी सेंटर स्टेट को देने के लिए स्थिति में नहीं है। वहां भी लाखों करोड़ का बकाया है। अब राज्य क्या करें, तो शहर शहर शराब की दुकानें खोली गई। कितना पैसा आता है शराब की दुकानों से। शराब की दुकानों से तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपया पिछले साल का है जो राजस्व के तौर पर मिला। 2.5 लाख करोड़। स्टेट वाइज जानना चाहते हैं, महाराष्ट्र की कमाई 24,000 करोड़ की, उत्तर प्रदेश की कमाई 26,000 करोड़ की, तेलंगाना की कमाई 21,500 करोड़ रुपए की, कर्नाटक की कमाई 20,948 करोड़ रुपए की,
बंगाल में कमाई, पश्चिम बंगाल में 11,874 करोड़ रुपए की कमाई। राजस्थान में 10% इधर बढ़ा दिया गया टैक्स, उससे उसकी बढ़ गई स्थिति और 7,800 करोड़ की कमाई उसको साल भर में हो जाती है। पंजाब में भी बढ़ाया गया एक्साइज टैक्स, अब उसकी कमाई 6,000 करोड़ पार कर गई है, पिछले साल 5,600 करोड़ की थी। दिल्ली की कमाई तकरीबन 5,500 करोड़ की कमाई है। मध्य प्रदेश ने भी बढ़ाया है और अब वो 9-10 हजार करोड़ रुपए कमा रही है। ये सारी कमाई के लिए शराब की दुकानें खोल दी गई, वो शराब की दुकानें जिसकी वजह से इस देश के भीतर में हर दिन जो मौत होती है वह 383 मौतें होती हैं। 383 हर दिन मौत लोग शराब से मरते हैं। ये इसमें मत जोड़िएगा कि शराब पीकर एक्सीडेंट कर दिए या शराब पीने के बाद आपको कैंसर हो गया। जी नहीं, कैंसर के मरीज जो शराब पीते हैं वो एक अलग केस है। ये जो 383 केसेस हैं ये सिर्फ लीवर सिरोसिस बीमारी जो है, आपका जो लीवर डैमेज होता है, हर दिन 383 यानी साल भर में 1,40,000 लोग मरते हैं। तो क्या कहा जाए, जो 50 दिन बंद रहा हमने बहुत लोगों को बचा लिया, क्योंकि महीने भर की स्थिति में आइएगा तकरीबन 12,000 लोग बैठेंगे, तो बचा लिया गया क्या। और अब जब दुकान खुली और मेला और रेला पड़ पड़ा है, लोग शराब की दुकानों पर जा रहे हैं, तो ऐसे में शराब बिके और ज्यादा बिके, इसकी स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई है, क्योंकि पैसा चाहिए। और राजस्व का पैसा जो हम बता रहे हैं स्टेट वाइज की स्थिति जो है, इसके मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश की इकोनॉमी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो दरअसल इसी बात पर टिका हुआ था या टिका हुआ है, जहां पे लोग जो माल खरीदने जाएंगे उसमें अभी तक जिन मालों की तादाद थी वो आपके लग्जरी आइटम थे। शराब लग्जरी आइटम में आता है। फ्रिज, एसी, टीवी, गाड़ी, बड़ी गाड़ी, ये सब लग्जरी आइटम में आता है और ये सीधे धड़ाम से नीचे आ गए हैं। इसको बनाने वाली कंपनियों में कितनी बड़ी तादाद में जो लोग काम कर रहे थे उनके पास रोजगार नहीं है। खुद भारत के भीतर में सीएमआई का डाटा बोल रहा है 14 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। अलग अलग सेक्टर की अलग अलग जानकारी है। एक अगर हम होटल इंडस्ट्री के जिक्र आपसे करें तो लगभग 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान 2020 में सिर्फ इस साल में होटल इंडस्ट्री को होगा। ऑर्गेनाइज्ड होटल इंडस्ट्री जो है उसकी अपनी टोटल कैपेसिटी 90,000 की है, उसको भी लगभग 48% यानी 40,000 करोड़ से ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसमें 5 सितारा होटल, 3 सितारा होटल, 7 सितारा होटल सभी आते हैं। और इसके भीतर जो स्थिति बिगड़ गई है, यहां कितनी बड़ी तादाद में लोग काम करते हैं, यह इससे भी समझ लीजिए कि तकरीबन सीधे सीधे 2 लाख जो सीधे तमाम सिक्योरिटी के साथ काम कर रहे थे उनकी नौकरी चली गई, और जो उनके साथ इनडायरेक्ट वे में काम कर रहे थे वह तकरीबन 10 लाख और है। इतनी बड़ी तादाद में ये सीधी नौकरी जा चुकी है। इसके भीतर जब और आप जानना चाहेंगे कि अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो आने वाले वक्त में होगा क्या, और जिस शराब का आप जिक्र कर रहे हैं इसके बारे में जब हम आपके सामने रख रहे हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट नोएडा की जरा स्थिति को पहले हमको लगता है आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी दुखद स्थिति है इस देश के भीतर में। एक तरफ रेलवे का किराया देने के लिए मजदूर के पास जितना पैसा नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ी कीमत में शराब की बोतल थैले में भर भर कर ले जाने की स्थिति भी आज देश भर में नजर आई, वह भी रेड जोन में, लॉकडाउन में, और वहां पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। पुलिस लाठियां भांज रही थी लेकिन उसके कोई मतलब और मायने नहीं थे, क्योंकि आपके दिमाग में समझा ही नहीं कि दरअसल इस देश के भीतर में लॉकडाउन में आप घरों में कैद कर सकते हैं, लेकिन जब आप चीजें खोलेंगे तो वो 30 दिनों का गुबार किस तरीके से सड़क पर निकलेगा उसका एक नजारा भर था। ये हम जब आपसे नोएडा का जिक्र कर रहे हैं तो हमको लगता है इस देश भर की स्थिति का जो डाटा हमने आपके सामने रखा कि इस देश में दवाई की दुकान से ज्यादा शराब की दुकानें हैं, और हम लोग आपसे लगातार जब बैठते हैं जिक्र करते हैं तो हम लोग के जहन में होता है कि क्या क्या कष्ट है इस देश के भीतर में। पीने का पानी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, फूड नहीं मिल पा रहा है, हेल्थ केयर नहीं मिलता है, हाउसिंग नहीं है, सैनिटेशन, माने कहीं कुछ है ही नहीं। और यहां आज हम जिक्र को इस मुद्दे को लेकर करना पड़ रहा है। चौंक जाइएगा आप भी जब इस डाटे को सुनिएगा कि दरअसल क्या इस देश के भीतर की स्थिति है, क्योंकि स्थिति बहुत साफ बताती है कि करोड़ों अरबों रुपया सिर्फ लाइसेंसिंग के नाम पर लिया जाता है। नोएडा की स्थिति यह है, जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, आज वहां पर दुकानें खुल गई, वहां पर 115 विदेशी शराब की दुकान है।
115 विदेशी शराब की दुकान, 214 देसी शराब की दुकान और 129 बियर की दुकान। इन तीनों को मिला दीजिएगा तो 458 दुकानें हैं शराब की सिर्फ नोएडा में, जो लाइसेंस के साथ चल रही है, लाइसेंस फीस देकर चल रही है। 115 विदेशी शराब की दुकानों को 1 साल का लाइसेंस फीस जो देना पड़ा वो है 34,91,50,000। 214 देसी शराब की दुकान को 1 साल का लाइसेंस फीस देना पड़ता है तकरीबन 239 करोड़ 18,10,433 करोड़। जो बियर की दुकान है 129, उसको लाइसेंस फीस देना पड़ा 12,52,40,000। अगर सबको मिला दीजिएगा तो तकरीबन 287 करोड़। इतना सिर्फ नोएडा में लाइसेंस के लिए लोग पैसा देते हैं और कि दुकान खुल जाए, साल भर बेच चले। और जब हमने सोचा कि अगर ऐसी स्थिति है और मान लीजिए किसी को दुकान खोलनी है तो क्या करना होगा, इसके लिए हमने देखा कि भरे पड़े, और आपको जानकर है तो कि विदेशी टूरिस्ट जो आते हैं उनके लिए जो 5 सितारा और 7 सितारा होटलों के भीतर जो दुकान है उनकी संख्या इस देश में 3,133 है। बेस्ट शराब बेचते हैं वो लोग और इसी से कमाई होती है सरकार की, और वही कमाई उसके राजस्व का हिस्सा होती है। बड़ी विभत्स स्थिति है। हम वायरस से बचने का उपाय खोज रहे हैं, मौत ना हो जाए। यहां मौत बेचने को तैयार है, क्योंकि जिन बातों का हम मौत का जिक्र कर रहे थे उससे पहले इसको समझिए। दुकान खोलनी है आपको, शानदार जगह पे दुकान मिल जाएगी, मॉल में, होटल में 1 से 2 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। आपको स्पेस चाहिए होगा 700 से 1,000 स्क्वायर फीट, और वो जो मल्टीनेशनल्स कंपनी है वही चीजें क्रिएट करेंगी, और भारत सरकार से उन्हीं का रास्ता है, वही लाइसेंस दिलाएंगी, वही सब काम करेगी। और मंथली जो आपको दुकान में बिक्री होगी वह तकरीबन 70 लाख है। ये एवरेज है। 70 लाख एवरेज का मतलब होता है तकरीबन 8.5 करोड़ सालाना। यह इस देश के भीतर का सच है, और उस सच के भीतर का हिस्सा, जब हम आपसे मौत का जिक्र कर रहे थे और हमने जब आपसे कहा 383 मौत हो जाती है, तो जो लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उनकी मौत अलग होती है। वो हर दिन 273 लोग मरते हैं, साल भर में 1 लाख के लगभग लोग मर जाते हैं। और जो लोग कैंसर के मरीज होते हैं वो शराब पीते हैं, उनकी मौत हर दिन 82 लोगों की होती है इस देश के भीतर में। यानी शराब के साइड इफेक्ट्स लिए हुए बीमारियां अलग हैं। सिर्फ शराब से लीवर साइरोसिस जो होता है उसकी वजह से मरने वालों की तादाद हर दिन 383 है। लेकिन दुकान खुलेगी क्योंकि राजस्व का चक्कर है, और अगर राज्यों की कमाई ही इस पे टिकी हुई है, क्योंकि राज्यों की कमाई में अपना जो 46% होता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा अगर शराब और जीएसटी पर टिका हुआ है। जीएसटी शून्य होते जा रहा है, वैट मिल नहीं पा रहा है, एक्साइज हो नहीं पा रहा है, ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी और कैपिटल का रुक गया है, व्हीकल्स का रुक गया है, तो राज्यों की कमाई क्या होगी। इसके लिए एक बहुत शानदार स्थिति है मौजूदा वक्त में। जो स्थिति नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश ने जैसे कहा कि हम अपने यहाँ लोगों को वेतन भी देंगे और हम अपने यहाँ के लोगों को सारी सुविधा भी देंगे, और उसके जरिए समझ में आया कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए उसको देने होंगे। पंजाब ने कहा हम भी देंगे, उसके हिस्से में भी लगभग आया कि उसको भी तुरंत 500 करोड़ रुपए 5,000 करोड़ रुपए देने होंगे। उनकी कमाई क्या हो रही है? उत्तर प्रदेश की कमाई 2,500 करोड़ पे अटक गई, पंजाब की कमाई और कम पे हो गई। तो ये पैसा लाएंगे कहां से? और पैसा जब नहीं होगा तो पैसा लाने के लिए ये क्या क्या करेंगे? इस देश की पूरी इकोनॉमी को अगर आप समझिएगा तो इससे समझ लीजिए कि इस देश में इकोनॉमी का मतलब पैसा और राजस्व को बढ़ाना था, तरीका कोई भी हो। तो तरीका जो है वह मौत बेचने का भी तरीका है। तो फिर ये लॉकडाउन मौत से बचने के लिए था क्या, या फिर जो मार्च तक भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति नाजुक होती चली जा रही थी वह इतनी नाजुक थी कि इस दौर में लॉकडाउन ने एक ढाल के तौर पर काम किया? क्योंकि लॉकडाउन के भीतर वायरस को लेकर बढ़ने वालों की तादाद जो पॉजिटिव आ रहे हैं और जांच के साथ आ रहे हैं उनका परसेंटेज अगर बढ़ रहा है, तो फिर लॉकडाउन खुल जाता तो और मौतें हो जाती क्या? और जैसे ही आपने, अब आपके पास आप कंगाल हो रहे हैं, आपको पैसा चाहिए, और जैसे ही आपने खोला है दुकान, उसके बाद स्थिति देखिए क्या हो गई है। तो मरेंगे तो उससे भी। तो अब आपको क्या चाहिए? अब यहां आकर स्टेट के पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि उसका सिस्टम ही दरअसल प्रॉफिट पे टिका हुआ है, ह्यूमनिज्म पे नहीं टिका हुआ है, इस देश के विकास और डेवलपमेंट को लेकर नहीं टिका हुआ है। इसीलिए इस बात का जिक्र बार बार हो रहा है कि भारत को संभाले कौन और भारत को संभालेंगे कैसे, क्योंकि खुद
जो मैकेंजी है और सीआईआई है, उसके हिसाब को भी अगर माने तो बहुत साफ तौर पर कह रहा है कि 54% लोगों की इनकम खत्म हो चली है। 67% लोगों ने कटौती करनी शुरू कर दी है। और जो डाटा आ रहा है कि असर अब जब दिखाई देगा लॉकडाउन खुलने के बाद, तो कितना असर होगा आपको जानकर हैरत होगी कि सीआईआई और मैकेंजी जो दो अलग अलग संस्था है, इनका जो एनालिसिस है कि 6 महीने से ज्यादा का असर, यानी 6 महीने तक बहुत बुरी स्थिति, 6 महीने से 1 साल लग जाएगा हमको पटरी पर आते आते, लगभग 60 से 70% लोग ये मानकर चल रहे हैं। और बाकी लोग का कहना है कि लगभग 3 महीने तक अनुकूल स्थिति आ जानी चाहिए। इसमें मानने वाले लोगों की तादाद 15 से 17% है। यह स्थिति इस देश के भीतर की है, जहां पर सामने संकट अलग अलग सेक्टर में आ चुका है। मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 5 करोड़ 64 लाख लोग, कंस्ट्रक्शन में लगभग 5 करोड़ 43 लाख लोग, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए 2 करोड़ 29 लाख लोग, जो एकोमोडेशन और फूड से जुड़े हुए हैं तकरीबन 1 करोड़ लोग। स्थिति नाजुक है, हमारे पास उपाय नहीं है। तो क्या शराब की दुकान इसलिए नहीं खोली गई क्योंकि राजस्व का जो आंकड़ा है वो तो सिर्फ 2.5 लाख करोड़ का है, और अलग अलग राज्यों का आंकड़ा जो हम बता रहे हैं वो कहीं 25,000 करोड़, कहीं 20,000 करोड़, कहीं 10,000 करोड़। क्या इसलिए खोली गई कि लोग शराब पी के चीज़ों को भूलना शुरू कर दें, या उस मेंटल एस्पेक्ट में चले जाएं जहां पर इस बात का चिंतन और सोचना बंद कर दें कि दरअसल इस देश का सिस्टम और इस देश की इकोनॉमी और इस देश को इकोनॉमी और सिस्टम को चलाने वाले लोग जो हैं वो कितने नाकाबिल हैं। ये बातों का जिक्र ना हो, उन्हें सोचा ना पड़े कि दरअसल नौकरी चली गई तो क्या हुआ, किसी तरीके से शराब पीना शुरू कर दें। क्या ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में आ गई है? लग तो यही रहा है, क्योंकि जब आप इस देश के भीतर का एनालिसिस शुरू करेंगे तो आपके सामने कोई प्रोडक्टिव वर्क नजर नहीं आएगा कि आखिर इस देश में सरकार काम कर कैसे रही है। हमने सोचा इस दौर में कुछ तो होगा जो चीजें अनुकूल हुई होगी, तो जानकारी मिली कि इस देश में किसान जो है वो फर्टिलाइजर खरीद रहा है, और फर्टिलाइजर की स्थिति इस देश के भीतर में अब बिकनी इतनी ज्यादा हो गई है कि लगभग वो 50% 48% तक ज्यादा बिक रही है अप्रैल के महीने में। यानी खेतीहर किसान और मजदूर जिसके लिए 2 जून की रोटी की जरूरत है, वह अपनी उस पूंजी को लगा रहा है जिससे आने वाले वक्त में कमाई हो। और दूसरी तरफ जो एक बौद्धिक तबका है, शहर में रहने वाला तबका है, जिसके पास पैसा है, जो समझ रहा है कि नुकसान हो जाएगा, जो समझ रहा है कि वो अगर कल आवाज उठाना शुरू कर दे शहर शहर में तो फिर मुश्किल हो जाएगी इस सिस्टम को संभालने वाले लोगों को, तो वो चुनौती ना दें। तो क्या ऐसे में दुकानें खोली जा रही हैं? क्या इस तरीके की स्थिति आ रही है? क्योंकि राजस्व कोई इतना ज्यादा भी नहीं है कि जिसके जरिए समझा जा सके कि इसके जरिए देश को आप संभाल लेंगे, क्योंकि स्थिति लगातार बिगड़ी हुई है। हमारे पास एक टेलीफोन आया कि हम लोग चेन्नई से चले हैं और आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में आकर अटके हैं और हमें झारखंड जाना है। 10 लोग साइकिल से चले, 6 दिन में वो पहुंचे राजमुंद्री में। वहां उनको पकड़ लिया गया कि आपको आगे नहीं ले जाने देंगे। चेन्नई से राजमुंद्री तकरीबन 600 किलोमीटर, हर दिन 100 किलोमीटर साइकिल चलाकर वो वहां तक पहुंचे। साइकिल क्यों नहीं छोड़ सकते थे? दूसरा रास्ता नहीं था, और साइकिल ही शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति है। और राजमुंद्री से भी झारखंड तक पहुंचना, जहां उनको जाना है, वो देवघर या गोड्डा का इलाका है, वहां तक पहुंचने की स्थिति में लगभग 1300 किलोमीटर सफर और करना है। ये कौन सी स्थिति में देश है जहां पर इस तरीके की परिस्थितियों को भी जिया जा रहा है और इस देश का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश के बहुसंख्य तबके के लिए खड़ा ही नहीं है। चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे भोजन के पैकेट्स हो, या मास्क हो, या फिर मेडिकल जांच की स्थिति हो, नहीं खड़ा हुआ है। यानी हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया ही नहीं है, और जो भी क्रिएट किया है अब हम उसको ध्वस्त करने की स्थिति में आ गए हैं। हम इस बात का जिक्र आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हम लगातार इन चीज़ों का अध्ययन कर रहे थे, हम चाहते नहीं थे कि आज शराब पे इतनी लंबी डिस्कशन आपसे हो, क्योंकि जो डाटा निकल के आ रहा है वो डराने वाला इसलिए है क्योंकि बैंकों के पास की स्थिति ये हो गई है। आरबीआई कह रहा है कि बैंकों के कुल एसेट का जो एनपीए था वह अभी 9.1% था, यानी तकरीबन 9.5 लाख करोड़, जो कि इस साल होते होते लगभग 20 से 25 लाख करोड़ हो जाएगा।
यानी 20 से 25% एसेट एनपीए में हो जाएगा, जहां से पैसा लौट ही नहीं सकता है, और उसी जनता का सारा पैसा बैंक में है, खासतौर से जो शहर में रहने वाले हैं, जो जनधन के मातहत नहीं है, शराब पीने वही निकले हैं। वह सोचने की स्थिति में क्यों नहीं आ रहे हैं कि दरअसल इन चीजों को इस वक्त अगर ठीक नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में और त्रासदी होगी। कोई सोच क्यों नहीं रहा है? और जब अगर सोचने की स्थिति में नहीं है और ये स्थिति आ गई है, तो हमको लगता है आखिर में एक बात और आपसे जिक्र करें, क्योंकि इसका जिक्र हम आपसे कल करेंगे। अब ये जिक्र यह है कि इस देश के भीतर में आजादी के बाद से जो भी खून पसीने और खनिज संपदा के जरिए भारत ने कमाया, उसको इस दौर में खत्म किया जा रहा है। जितने भी पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए जितनी भी यूनिटें, उनकी क्या हालत बदतर हो गई है, हम इसका जिक्र आपसे कल करेंगे। तब आप समझ पाएंगे कि एक तरफ सवाल ये इकोनॉमी को अब संभालने का नहीं है, लगता ऐसे है कि अब सब चीज ध्वस्त ही कर दो तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि जब इंडिविजुअल लेवल पर लड़ाई होगी तब यह बात आएगी कि सिस्टम गड़बड़ है। लेकिन सामूहिकता के साथ अगर स्थिति इस देश के भीतर में ऐसी आ जाएगी तो कहा जाएगा ये तो पॉलिटिकल तौर पे चीजें चल रही है, इसके पीछे कोई विचारधारा खोजी जाएगी। तो सोचने वाले लोगों को कुंद करो, शराब पिलाकर कुंद करो, नशे के नाम पर कुंद करो, और यह नशा कुछ भी हो सकता है। यह शराब तो एक प्रतीक है। अगर इस स्थिति में यह देश आ रहा है और इस स्थिति में लोग इसमें शरीक हो चले हैं, ये जानते समझते हुए भी कि कल हेलीकॉप्टर ऊपर से फूल बरसा रहा था और आज भी मजदूर पैदल साइकिल पे चले जा रहा है, कल रेलवे की टिकट कटा रहा था तो पैसे देने पड़ रहे थे, आज कहा जा रहा नहीं नहीं हमने तो मुफ्त दिया। यानी झूठ फरेब की पूरी स्थितियां इस देश के भीतर में अगर इस तरीके से रेंग रही है तो तय तो हमें लगता है इस देश की जनता को ही करना चाहिए। शराब रास्ता नहीं है, संभव हो तो बायकॉट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।